नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, पेच पचीदा बनता जा रहा है। केंद्र सरकार के लिए आसान नहीं है। अग्निपथ केंद्र सरकार के लिए अग्नि परीक्षा की तरह बन गई है और दूसरी ओर विपक्ष इसका पूरा लुत्फ उठाना चाहता है। किसान आंदोलन की तरह ये पब्लिक के बीच में परोसना चाहता है और सरकार को मजबूर करना चाहता है। अब देखना यह है कि कौन इसमें कामयाब हो सकता है। सरकार यह तर्क दे रही है कि ये बहुत अच्छी योजना है जिसका युवाओं को लाभ मिल सकता है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष इसको पूरी तरह से अपने वोटों के बुनने का पूरा प्रयास कर रहा है। और यही एक वजह है कि आज भी ऐसी सियासी जमातें जो यूटी में अपना अस्तित्व खो चुकी हैं, वो अग्निपथ को लेकर के जो केंद्र सरकार की अग्नि परीक्षा है उस पर सवाल या निशान उठा रहे हैं। आज बहुजन समाज पार्टी जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, उन्होंने भी अग्निपथ को लेकर के प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करके कहा कि ये कहीं ना कहीं ये ऐसी पॉलिसी है जो युवाओं के हित में नहीं है। बंद करो देश के युवाओं के साथ शुरुआत करो। बंद करो देश के साथ शुरुआत करना बंद करो। देश के युवाओं के साथ शुरुआत करना बंद करो। वापस लो कान को तोड़ना छोड़ दो। गुमराह करना छोड़ दो। वालों को गुमराह करना छोड़ दो। जनता का चाहिए छाप। दर्शकों, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का भी यही हाल है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी आज प्रदर्शन किया। हम सब जानते हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 5 अगस्त 2019 के बाद क्या हश्र हुआ है और उसके बाद से उनके कितने लोग दूसरी सियासी जमातें बना करके और दूसरी सियासी जमातों में जा करके बैठ गए। लेकिन आज अग्निपथ के खिलाफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भी एक मौका मिल गया और उन्होंने बड़ी तादाद में सड़कों पर आकर के केंद्र सरकार की इस पॉलिसी का विरोध किया। देखिए, ये जो अग्निपथ पॉलिसी एक स्कीम एक नई जो सरकार ने लाई है, मैं समझता हूँ कि ये देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जिन्होंने जब पॉलिसी लाई है इंडियन गवर्नमेंट ने, या हमारी जो दिल्ली सरकार है, उनको वो खुद ही फ्रस्ट्रेट हैं इस मसले पे कि ये है क्या। और मुझे बताइए, एक तरफ से इन्होंने ये कर दिया है कि 17 साल से लेके 21 साल तक, मतलब जो भी सिलेक्ट होगा उसकी 4 साल के लिए नौकरी होगी, और दूसरी तरफ से ये है कि 4 में से 1 रखा जाएगा, 3 को रिटायर कर दिया जाएगा 4 साल नौकरी करने के बाद। सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि एक तरफ से तो ये कहते हैं कि हम उनको कॉर्पोरेट सेक्टर में उसके बाद एडजस्ट करेंगे। भाई, 17 साल का बच्चा तो मेरे ख्याल मुश्किल से 10th कर पाता है, वो कौन से कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएगा? किसी गेट पे सिक्योरिटी गार्ड ही लगेगा और उसके कौन से उसके पास प्रोफेशनल कोर्स होगा। दूसरा, ये मैं समझता हूँ कि देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आप 4 लोगों को ट्रेनिंग देंगे, 4 लोगों को आप तैयार करेंगे और 1 को रख लेंगे और 3 को उसमें से बाहर निकाल देंगे। अब जिस 1 को भी रखेंगे उसके लिए क्या क्राइटेरिया जिनको खुद भी नहीं पता है। दर्शकों, स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस पॉलिसी को डिफेंड करना है। जैसे फॉर्मर पॉलिसी को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के जिस तरीके से पॉलिसी इख्तियार की गई थी, पार्टी ने जो लाइन टोकी थी, आज वैसे ही बीजेपी के नेताओं को भी अग्निपथ के लिए वैसे ही पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की माने, खासतौर पर विक्रम रंधावा की माने, तो उनका ये मानना है कि ऐसी पॉलिसी इतनी सोच समझ करके ये बनाई गई है, ये युवाओं के हित में है, देश के हित में है। और जो सियासी जमातें हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, जिनके पास अभी कोई मूल मुद्दा ही नहीं बचा है, वो इस पॉलिसी की मुखालफत कर रहे हैं। अलबत्ता यूथ जो आर्मी में जाना चाहता है उसको इससे कोई लेना देना नहीं। जो लोग सियासत करना चाहते हैं वही प्रदर्शन कर रहे हैं।
अग्निपथ एक ऐसी बेहतरीन योजना जिससे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नौजवान करोड़ों को अपनी तरफ न सिर्फ आकर्षित किया है बल्कि ये चीज दर्शाने का प्रयास किया है कि देश का नौजवान 17-18 वर्ष के बाद देश की सेवा के लिए तैयार रहता है। और मुझे लगता है कि अग्निवीर बनने के बाद जब देश का नौजवान 23-24 वर्ष की आयु में 4 वर्ष का एक बेहतरीन प्रशिक्षण एक सैनिक का लेकर निकलेगा, वो एक अच्छा नागरिक बन के निकलेगा, वो किसी भी सेवा में जाएगा वहां पे उसको प्राथमिकता मिलेगी। यकीनन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति देश के करोड़ों नौजवान न सिर्फ कृतज्ञ हैं बल्कि आभार भी व्यक्त करते हैं कि आपने केवल मात्र 17-18 वर्ष में ही हमारे भविष्य के लिए सोचने का प्रयास किया। और यकीनन ये भारत के अंदर पहली बार ऐसी बेहतरीन योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से लाई गई है, जबकि दुनिया के अंदर 30 से ज्यादा ऐसे मुल्क हैं जहां ये योजना लागू है। और जहां तक कि इजराइल जैसा मुल्क जिसका कि जन्म भारत से एक साल पहले हुआ था, वहां पहले वर्ष 1948 से ही ऐसी योजना है कि हर 17-18 वर्ष के नौजवान को कम से कम भी 5 वर्ष की सैनिक का प्रशिक्षण लेना होता है। और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अग्निपथ के माध्यम से जो एक नौजवानों को अपनी तरफ आकर्षित किया है कि देश की सरकार हम करोड़ों नौजवानों के लिए कितना समर्पित है। और 17-18 वर्ष का नौजवान जब 4 वर्ष का प्रशिक्षण लेकर एक सैनिक बन के निकलेगा। दर्शकों, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने कहना है कि जब से ये सरकार आई है यानी 2014 के बाद उन्होंने जो भी फैसले लिए हैं जन विरोधी हैं और ये युवाओं के लिए है, युवाओं के अगेंस्ट है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये दावा किया था कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और करोड़ों की तादाद में रोजगार दिया गया है, लेकिन सरकार अपने वादे को नहीं निभा सकी और जो सुविधाएं युवाओं को मिल रही थी आर्मी के माध्यम से कई परिवार पलते थे, लेकिन उसको भी किलटेल कर दिया गया। देखिए, ये जो योजना लाई है भारत सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, अग्निपथ योजना, ये बेसिकली हिंदुस्तान के नौजवानों को अग्नि में झोंकने वाली योजना है। ये हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली योजना है। ये योजना पूरे हिंदुस्तान के युवा जो सेना में जाते थे, जिनके मन में देश के प्रति मोहब्बत होती थी, देश के प्रति एक सम्मान होता था, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ करने वाली योजना है, जिसका कांग्रेस पार्टी पूरी तरह हम इसको कंडम करते हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग करते हैं कि आप इस योजना को वापस लें। ये जो योजना आपने लाई है, इस योजना के माध्यम से आप पूरे हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हूं कि प्रधानमंत्री जी का नारा था कि हर साल वह वादा करके आए थे जब वह चुनावों में गए कि हर साल हम लोगों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा था। और आज वो जो देश की युवाओं की पहली पसंद है, मैं कहना, सेना में जाना हर कोई अपने आप में बड़ा एक सम्मान समझता है, आज वहां पे भी ठेके में आप नौकरी देने का काम करेंगे। दर्शकों, आम आदमी पार्टी की बात करें, वो भी विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नीतियों से हम सब अवगत हैं। आम आदमी पार्टी का ये मसौदा रहा है कि किस तरीके मुफ्त की सियासत की जाए, बिजली यूनिट मुफ्त दिए जाए, लेकिन आज उनको भी ये अखर रहा है कि आखिरकार ये पॉलिसी क्यों बनाई गई है। और युवाओं की नब्ज तोड़ना चाहते हैं और युवाओं को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, और उनका भी यही कहना है। उन्होंने भी इस पॉलिसी को सिरे से खारिज कर दिया। देखिए, ऐसा है, जो अग्निपथ जो परियोजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई शुरू की है, वो सीधी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अनएम्प्लॉयड यूथ का मजाक उड़ाया गया है उसमें। और जिस तरह से बीजेपी के बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं, वो अपने आप में एक शर्म की बात है। बीजेपी को इन बयानों के लिए और मोदी साहब को ये स्कीम इमीडिएटली वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का यूथ ऑलरेडी बहुत परेशान है। कितने सालों से नौकरियां नहीं निकली। मैं तो हैरान हूँ, हम लोग कल प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ कुछ आर्मी के रिक्रूटमेंट वाले लड़के आए हुए थे जिनका फिजिकल हो चुका है, जिन्होंने ग्राउंड क्लियर कर चुके हैं, और वो पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा रिटर्न होने वाला है। और अग्निपथ योजना लाके उन लोगों की आस तोड़ दी बीजेपी की सरकार ने, जो इस वक्त तक अवरेज हो चुके हैं। आज वो लड़के क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आज पूरा देश जानता है। और हम आपके माध्यम से
मोदी सरकार के आगे अपील करते हैं कि ये जो कि परियोजना है अग्निपथ, इसके लिए देश अभी तैयार नहीं है, इसको जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए और जो पुरानी रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी आर्मी के लिए वो बहाल की जाए। दर्शकों, अपनी पार्टी ने भी इसका जमकर विरोध किया है। अपनी पार्टी का भी कहना है कि ये पॉलिसी काबिले कबूल नहीं है और इसको कभी भी कबूल यानी कभी भी इसको ऑन नहीं किया जाएगा। देखिए, ये जो पॉलिसी अग्निपथ लाई है भारत सरकार ने, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसकी एक्सेप्टेबिलिटी ना होने की वजह जो है वो साफ तौर पर ये है कि हमारे जितने बच्चे जो बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं या जो खास करके विलेजेस से बिलोंग करते हैं, जिनका एक ही सपना होता था कि वो आर्मी में भर्ती हो जाएंगे और देश की सेवा करेंगे, इस वक्त ये अग्निपथ स्कीम ला के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसी बनाई है, इसमें इनको कोई 4 साल से ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा देश की सर्विस करने के लिए। तो इसको जो है टाइम इन्होंने बहुत गलत रखा है। इसमें रेगुलर आर्मी जो है वो जैसे पहले प्रोसीजर चलता था वो प्रोसीजर जो है अडॉप्ट करना चाहिए इनको, और ये जनरल मासिस और जनरल यंग जो लोग हैं उनके अगेंस्ट है ये पॉलिसी, इसको विड्रा करना चाहिए, रिकन्सिडर करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो हम नौजवानों के साथ हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नौजवानों को पूरा तावन देती है और अगर कहीं किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उनके साथ जो है खड़े रहेंगे। दर्शकों, जख्म हल्के नहीं हुए हैं उन लोगों के जिन्होंने आंसर शीट के साथ टैली किया था और जिनको लगता था कि उनके मार्क्स 90 अबव हैं और जिनके मार्क्स 70-80 के बीच में आए और उन्होंने ग्राउंड की तैयारी भी की थी। उनको पेरेंट्स उठाते थे कि उठ कर के आप जाओ ग्राउंड में तैयारी करो क्योंकि आपके मार्क्स तो आप पास हो जाओगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो निराशा हाथ में लगी, विरोध हुआ। विरोध के बाद हम सब जानते हैं कि जल्द से जल्द सरकार ने उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा के कहने पर R.K. गोयल की अगुवाई में जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है होम के, उनकी अगुवाई में कमेटी तो कॉन्स्टिट्यूट की, लेकिन युवाओं को भरोसा नहीं है। युवाओं को कहना है कि जो सरकार की कमेटी है सरकार की धांधलियों का कैसे खुलासा कर सकती है। उन्होंने कहा कि आनन फानन में बनाई गई कमेटी धोखा देगी। इस धोखे से बचने के लिए लाजमी है कि सरकार जल्द से जल्द ये मामला CBI को सौंपे। देखिए सर, मेरा ये कहना है कि जो कमेटी बनाई गई है, अगर जो JKSSB रिक्रूटिंग एजेंसी है तो उसको मॉनिटर करने वाला कौन है? अगर उसको मॉनिटर यही सरकार कर रही है और उसी सरकार के ब्यूरोक्रेट इसकी जांच भी करेंगे तो ये निष्पक्ष नहीं होगी। इसलिए हमारी डिमांड है, स्टार्टिंग से हम यही चीज़ कह रहे हैं कि CBI इंक्वायरी हो या इंडिपेंडेंट जुडिशरी की इंक्वायरी हो, जैसे कर्नाटका में हुआ। वहाँ पे भी वहाँ के जो सब इंस्पेक्टर थे और वहाँ के इवन वहाँ के कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि इसके लिए जो डेथ की पेनल्टी दी जाती है या डेथ का ये क्या बोलता है प्रावधान है इसमें संविधान में सज़ा दी जाती है, उससे भी ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए जो इस किस्म की धांधली किसी एग्ज़ाम में करता है या एग्ज़ाम में पेपर लीक करता है। दर्शकों, ये मामला बहुत ही गंभीर है। हम सब जानते हैं, बहुत मशक्क़त की है, बच्चों ने सालों दिए हैं सब इंस्पेक्टर की परीक्षाओं को पास करने के लिए, लेकिन उसके बाद जब ऐसा आता है कि एक ही घर से 2 और 3 बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है पेपर लीक होने की संभावना या आशंकाओं को नकारा नहीं जा सकता, इस पॉसिबिलिटी को रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता। इक्का दुक्का मामले हो तो चल जाता है कि घर में 2 के 2 बच्चे सुपर इंटेलिजेंट हैं, दोनों के दोनों टॉप करते हैं, एक के 150 में से 49 और 47 आ जाते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि ऐसे करीब 50 से ज़्यादा परिवार हो जिनके 2 बच्चे पास हो गए। कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठने के बाद प्रदर्शन भी हुआ। प्रदर्शन के बाद सरकार ने कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की। कमेटी ने डेडलाइन भी दी कि 15 दिन के अंदर इसका फैसला कर दिया जाएगा, आउटकम्स निकाल दिए जाएंगे। लेकिन अब युवा नाखुश हैं और वो बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि जांच
सीबीआई से ज़रूरी है। धांधली जग जाहिर है, धांधली जो हुई सामने है, हमने सब ने तथ्य जब सामने रखे हैं तो एक नहीं दो नहीं कई तरह से धांधलियां हैं। हमने जब जांच की मांग करी थी तो एक कमेटी बना दी थी जो कि जिसने डिपार्टमेंट के लेवल पे कुछ इंक्वायरी के लिए बात करी थी। उन्होंने कहा था 15 दिन के अंदर, गवर्नर साहब ने एलजी साहब ने कहा था 15 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट दी जाए, लेकिन ना जाने क्यों कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। वो 15वें दिन का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर किसी तरह से अंदर खाने कोई ऐसी साजिश चल रही है कि जो बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे उनको किसी तरह से इस मामले को दबाने का मौका दिया जाए। इस जो मामला जो इतना ज़्यादा जो अभी इस समय दिल्ली तक बात जो है वो पहुंच चुकी है, कई बड़े हस्तियों के नाम इसमें आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कमेटी जो डिले कर रही है और डिले टैक्टिक्स बना के इसको डिसमिस करना चाह रही है मामले को कि भाई अभी जो है इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन तथ्य जो सामने आ रहे हैं, अभी एक नया खुलासा हुआ है 2 दिन पहले, कल जो है मीडिया में कल से ये चल रहा है कि टेंडरिंग प्रोसेस में के समय में भी इसमें गड़बड़ हुई थी। जो कंपनी L1 आई थी उसको ना दे करके, उसको बिना बता करके एग्ज़ाम से जस्ट कुछ ही दिनों पहले किसी और कंपनी को जो है इस एग्ज़ाम कंडक्ट करने का ठेका दे दिया था और वो कंपनी पहले भी इनके साथ इन्वॉल्व थी। अब शक का घेरा JKSSB की तरफ इसलिए उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं दूसरी कंपनी को, जो कंपनी जिसके पास टेंडर मिला L1 जिसको बोलते हैं, उसको मिला ND इन्फोसिस करके था, उसको मिला, तो ऐसा तो नहीं कि इनकी कहीं मिली भगत पुरानी कंपनी के साथ थी। दर्शकों, बात करेंगे डेली वेजर्स की। डेली वेजर फिर एक मरतबा 48 घंटे की हड़ताल पर जा रहे हैं, लेकिन जब हमने मेयर से बातचीत की, क्योंकि अब जम्मू शहर का पानी की सप्लाई जो है जम्मू नगर निगम के अधीन आ गई है। बड़ी दिलचस्प बात है, पहले ये डिमांड करते थे कि ये डिपार्टमेंट जो 74th अमेंडमेंट है उसके मुताबिक इनके पास होने चाहिए। जब इनके पास आए तो ये संभालने में असफल से लग रहे हैं। लेकिन आज मेयर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने, कि हमने उनसे निरंतर बातचीत की है और ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं गुट बड़े हैं, किस गुट से बातचीत की जाए, कौन गुट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उनका कहना है कि जब से जम्मू नगर निगम के अधीन जल शक्ति डिपार्टमेंट के ये डिवीज़न आए हैं तब से इनको सैलरी बढ़ा करके दी जा रही है और निरंतर सैलरी उनको मिल रही है। देखिए, डेली वेजर हमारे भाई हैं, डेली वेजर हमारे साथ हैं, हमारे साथी हैं और हम उनके लिए जितना हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। एक समय था कि डेली वेजर को 580, 680 या 980 या 1580 रुपये मिलता था। आज डेली वेजर को उस वक्त की सरकारों ने लगाया, तो नहीं लगाना चाहिए ऐसे, ना ही डेली वेजरों को 580 पे 680, तब भी इनको सोचना चाहिए कि इससे हमारा गुजारा कैसे होगा परिवार का। तो आज तो 9,000 रुपया, 6,000 था, 700 रुपया। अभी तो पिछले दिनों में हमारी LG प्रशासन ने इनका मिनिमम वेज 9,000 रुपया कर दिया है। तो इसी तरह बढ़ा ही रहे हैं धीरे धीरे करके हम लोग। तो मैं अभी श्रीनगर गया था पिछले हफ्ते, तो मेरी चीफ सेक्रेटरी से उनसे बात हुई है, PHE के जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं हमारे, उनसे भी अशोक परमार जी से बात हुई है कि इनको जो पिछली पेंडिंग जो सैलरी है उसको भी इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके दी जाए। अगर तो हो सके तो 1 महीना नई और 1 महीना पुरानी। पहले तो इनको 6 महीने, साल, 2 साल के बाद पैसा नहीं मिलता था। बातचीत करनी चाहिए और बातचीत इनके साथ मुतवातर हो रही है, हम लोग भी करते हैं, हम इनके साथ हैं, इनके सहयोगी हैं और पूरा प्रयास करेंगे आने वाले समय में जल्द से जल्द इनके जो मसले हैं, मसाइल हैं, उनको हल किया जाए। और जो बात टेबल पे बैठ के होती है, जैसे आप जहाँ आके इंटरव्यू ले रहे हैं, वो बात दूर से नहीं होती है। अब मैं प्रयास करूँगा इनको दोबारा आज या कल इनके साथ बैठने का। मुझे आशा है कि कोई ना कोई रास्ता हम लोग निकाल लेंगे और सरकार से इनकी जो डिमांड्स हैं उसके लिए बराबर हम लड़ाई कर रहे हैं और लड़ाई करेंगे और इनका हक दिलवाने का प्रयास करेंगे। राजकुमार तरखान जो प्रभारी हैं जल शक्ति के, जो डिवीज़न जम्मू नगर निगम के दायरे में आती है, उनका भी ये मानना है कि हर संभव कोशिश की जाएगी, उनको मनाया जाएगा और मनाने के बाद प्रयास किया जाएगा कि वो अपनी जो हड़ताल है उसको वापस ले। लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नाराज़गी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि पिछली सरकारों ने जो वादे किए थे उन वादों को निभा नहीं पाया गया। पहले भी इन्होंने एक दफ़ा स्ट्राइक अनाउंस की थी, लेकिन मेयर साहब के आवाज़ पर इनके साथ हमारी बातचीत हुई थी, इन्होंने वहाँ पर विड्रॉ भी किया था, लेकिन दूसरे दिन फिर ये स्ट्राइक पर आ गए। हमें पता नहीं चलता है कि किस यूनियन के साथ हम इनके साथ बैठ के बात करें।
आज कोई यूनियन बात करती है, कल कोई यूनियन बात करती है। एक बात पे ये बैठते नहीं, पहले इनके साथ हमारी कमिटमेंट हुई थी, हम आपके साथ चलेंगे सेक्टर में बैठकर, कमीशन सेक्रेटरी के साथ बैठकर, एलजी का चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठकर, जैसे भी होगा आपका मसला निपटाया जाएगा। लेकिन दूसरे दिन फिर ये स्ट्राइक पर बैठ गए। लेकिन ये मजबूर हैं बेचारे, गरीब हैं, इनकी भी मजबूरी है। हम भी चाहते हैं कि इनको हल हो, लेकिन हम मेरे साथ अभी मेरे साहब की बातचीत हुई है, हम आज फिर इनके साथ बातचीत करने जा रहे हैं। लेकिन ये अपनी बात पर पूरा नहीं उतरते। पहले मैंने आपको बताया कि हमारे साथ बात भी हुई थी, फिर दूसरे दिन इन्होंने स्ट्राइक अनाउंस कर दी बिला वजह। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर तवज्जो दे और इनका हल निकाले। हम भी चाहते हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं, कोई और के बच्चे नहीं हैं, ये हम अपने ही लोग हैं। हम चाहते हैं कि इनको भी रेगुलाइज किया जाए। वो जो ये बोल रहे हैं 15 दिन का टाइम दिया था, वो हमने पहले दिया था इनको 15 दिन का टाइम, लेकिन हमारी बातचीत ऊपर सरकार के साथ चल रही थी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक स्ट्राइक अनाउंस कर दी, फिर बैठकर बातचीत हुई, फिर दोबारा स्ट्राइक पर चले गए जी। इसमें हमें भी थोड़ा इन पे थोड़ा सा गुस्सा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारे ऑफिसर भी आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, हम भी आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, फिर हमारी बात नहीं मानोगे तो कहोगे कुछ तो करोगे कुछ। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ बैठ के बातचीत करें, कोई ना कोई समाधान इनका जरूर निकालेंगे। संघर्ष को अगर डेली वेजर्स की माने तो डेली वेजर्स लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं। कुछ डेली वेजर्स, बड़ा इत्तेफाक है, आपने पहले भी सुना होगा, कुछ डेली वेजर्स बिना नियमित हुए ही रिटायर्ड भी हो गए हैं। ना उनको पेंशन मिलेगी, ना उनको जो पेंशन के बाद या रिटायर होने के बाद ग्रेच्युटी या बाकी सुविधाएं मिल, वो भी नहीं मिली हैं, और निरंतर उनको रेगुलर सैलरी भी नहीं मिल रही है। और उन्होंने ऐसी कौन सी सरकार है जिससे बातचीत नहीं की। आज भी वो अपने संघर्ष को जारी रखे हो। देखिए, वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि पहले जो हमारी 24 घंटे की एक टोकन हड़ताल थी, उसमें ये इन्होंने शाम को हमें बुलाया कंप्रोमाइज़ के लिए कि आप आओ हमारे साथ। मेरे साहब ने बुलाया, पहले कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, तो लिहाजा कि वो हमें बुलाने का एक ही था कि उसको स्ट्राइक को वापस लेना। वैसे भी हमने जम्मू की जनता को तंग नहीं करें, इसलिए हमने 24 घंटे की एक हड़ताल का एक इनको वो दिया था, अल्टीमेटम दिया था कि एक हमने वो इनको ये कि हमारा जो काम है, अगर ये 24 घंटे में अगर कोई फैसला लेते हैं, लेकिन इन्होंने हमें बुलाया, बुलाने के बावजूद इन्होंने हमारे साथ जो वायदे किए, आज 15-20 दिन हो गए, लेकिन उनकी तरफ से अभी ना तो हमें कोई कॉल आई ना कुछ। और हमने इनको पहले ही बता दिया था कि ये 22 तारीख को हमारी हड़ताल दोबारा जारी होने वाली है। आज रात 8 बजे से हम लोग काम छोड़ हड़ताल पे जा रहे हैं, और जो जम्मू प्रोविंस की जनता को तकलीफ़ होगी उसके लिए हम हाथ जोड़ के जम्मू प्रोविंस की जनता से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि 28 मई को रात 8 बजे से लेके 29 मई तक जो हमने 24 घंटे की काम छोड़ हड़ताल दी थी, टोकन स्ट्राइक दी थी, उसके बाद हमें मेयर श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब परमार साहब ने बुलाया था कि आपके जो रेगुलेशन प्रोसेस, पेंडिंग वेजेस और मिनिमम वेज एक्ट एज पर दिल्ली यूटी, इस पे बातचीत की जाएगी, हमें 2-4 दिन का टाइम दिया जाए। दर्शकों, समाज किस दिशा में जा रहा है, किस दशा में जा रहा है, चिंता का विषय बनता जा रहा है। और जो प्रतिस्पर्धा की दौर में हम जी रहे हैं, जो प्रतिस्पर्धा की कंपटीशन के दौर में हम जी रहे हैं, कहीं ना कहीं हम पर स्ट्रेस लगातार बढ़ता जा रहा है। और रिपोर्ट ये बताती है कि सिचुएशन सामान्य नहीं है, असामान्य है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, खुदकुशी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, या फिर ये कहे तनाव के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है और समाज को और सरकार को इसको गंभीरता से लेना होगा। और शायद यही कारण है कि हमने डॉक्टर थापा से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि परिवार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि आखिरकार सुसाइडल केस इतने क्यों हो रहे हैं। आजकल मानसिक हेल्थ को लेके हमारी चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि मानसिक बीमारियां जो हैं उनमें काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। जैसे पोस्ट कोविड डिप्रेशन, पोस्ट फॉग सिंड्रोम, पोस्ट कोविड एंजाइटी बहुत कॉमन हो गए हैं। हमने ये देखा है कि WHO की स्टडी में जैसे बताया गया है वो 2020 में जो डिप्रेशन है कि वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी अमंग ऑल द डिजीजेस है। अगर 4 लोग बैठे हैं तो एक आदमी को डिप्रेशन है।
जो डिप्रेशन है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज, मैनी फोल्ड इंक्रीज हुआ है। मगर जैसे कि हमारा हेल्थ का बजट होता है उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता मेंटल हेल्थ को लेके, उसमें खर्चा भी कम होता है, अवेयरनेस भी लोगों में कम है, सोसाइटी के अवेयरनेस मानसिक बीमारियों के प्रति बहुत ज़्यादा कम है। जैसे हम डिप्रेशन को लें, डिप्रेशन को सिम्टम जो हैं वो लोगों में अगर जल्दी रिकॉग्नाइज करेंगे तो हम आत्महत्या जैसी जो जानलेवा प्रॉब्लम है उससे हम बच सकते हैं। HOD मनु अरोड़ा का भी मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और साथ साथ में पारिवारिक सदस्यों को भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और ऐसे कुछ सिम्टम्स अगर आपको नज़र आते हैं तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए और जो त्रुटियां आपको नज़र आती हैं उसको लेकर के डॉक्टर से सीधी बात करनी चाहिए। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, कोई पर्दादारी नहीं होनी। कितने लोग मानसिक किसी बीमारी से क्षति में है, इस बारे में रिपोर्ट है और WHO कह रही है ऑलमोस्ट 7%। मान लीजिए कि 100 में से 7 लोग या दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा लोगों को मानसिक विकृति किसी तरह से है, किसी रूप से उनको मानसिक इलाज की ज़रूरत है। देखिए जो रिपोर्ट है ये बहुत नई रिपोर्ट नहीं है। बहुत साल पहले मैंने भी कुछ इंटरव्यूज़ में इस माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि जो मानसिक बीमारियां हैं बहुत हद तक ये बहुत प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। सिर्फ हम उसको मानने से इनकार करते हैं क्योंकि हमारे आसपास में से बहुत सारे लोग जिनको मानसिक प्रॉब्लम है उनको पहचान नहीं पाते। अगर अंदाज से मैं बताऊं तो लगभग 5% का मतलब होता है हर 20 में से एक इंसान को सिवियर मेंटल प्रॉब्लम। जब मैं बोलता हूं सिवियर मेंटल प्रॉब्लम मतलब कि मेंटल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि उसको किसी ना किसी डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल में दिखाने की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है। उनमें से 1% को तो हॉस्पिटल में रहने की भी ज़रूरत है। और जब हम माइल्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, माइल्ड माने कि किसी न किसी तरह से हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो प्रभावित तो करती हैं पर हम उसको मानने से इनकार करते हैं या हम उसको डिले या उसको डॉक्टर से मिलने में काफ़ी देरी करते रहते हैं। इस तरह से भी कम से कम 20% माने कि 5 में से हर एक इंसान को एक मानसिक प्रॉब्लम है जिसके बारे में वो इलाज तो चाहता है पर एकदम से डॉक्टर के पास नहीं जानता। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।